स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव से जो आपका 5वां चैप्टर है ज्योतिबा फूले, जिसको लिखा है सुधा अरोड़ा ने, इसकी इजी समरी में आपको बताने वाला हूं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे आपको इन सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले जो कि समाज सुधारक थे, और इनके बारे में अगर आपने नहीं पहले सुना तो आपको इस चैप्टर के बाद इनके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो ये क्या है कि ज्योतिबा फूले के अंदर क्या है इस चैप्टर में कि ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन को दिखाया गया है। शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ण पर समान अधिकार है, यानी कि हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ण के लोगों को जो है शिक्षा मिले। इसके लिए फूले दंपत्ति यानी कि ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने बहुत काम किया। फूले दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब है पति पत्नी, तो दोनों जो ये पति पत्नी थे इन्होंने अछूतों, शोषितों और महिलाओं, विधवाओं के लिए काम किया। इन दोनों ने उस समय जो सामाजिक विषमताएं थी, जो समाज में बुराइयां थी, जो रूढ़ियां थी, उनका विरोध किया। समाज के निचले वर्ग के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये इसका है कुछ। और उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर यह बोला कि सभी का समान हक है, शोषण मुक्त होकर सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहता था कि समाज में स्त्री और पुरुष बराबर हैं, पुरुषों की तरह ही स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने समाज की बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बुराई भी सही, समाज ने इनका तिरस्कार भी किया, विरोध भी किया, पर ये डटे रहे। और यही इस कहानी में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, परंतु जिन 5 समाज सुधारकों के नाम इतिहास में लिए जाते हैं उनमें से उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता का खुलकर विरोध किया, जिसके प्रमाण हैं उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य। तो जो ऐसा बताया जाता है कि जो लिस्ट में नाम थे उसमें समाज सुधारकों के नाम में इनका नाम नहीं ऐड किया गया था, क्योंकि ये निम्न वर्ग से थे और वो बनाने लिस्ट बनाने वाले उच्च वर्ग के थे, ऐसा कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का विरोध। महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था के अंदर जो शोषण होता था उसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया। उनका कहना था कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ घाट कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। यानी कि वो यही बताते हैं कि कैसे कोई एक धर्म बहुत ज्यादा बड़ा बनकर और फिर वो सत्ता में आकर पूरी तरीके से समाज के इस तबके का यूज करता है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। फूले के मौलिक विचार जो हैं गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड यानी कि किसानों का प्रतिशोध, ये थोड़ा सा मराठी में लिखा हुआ है, ठीक है। सार्वजनिक, सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। और उसके बाद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था चलती आई है भारत में, और इसी चीज का ज्योतिबा फूले ने विरोध किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आदर्श परिवार के बारे में वो कुछ बताते हैं। फूले एक ऐसे आदर्श परिवार की परिकल्पना करते हैं जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसा ये बताते हैं कि ये परिवार होना चाहिए। और फिर उनका मानना था कि समाज में यदि इस प्रकार की धार्मिक एकजुटता आ गई कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहें, तो लोग जो हैं अपने ये छोटे विचारों को खत्म करेंगे और दंगे जो होते हैं सांप्रदाय के नाम पे ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जड़ से खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा परिवार होगा कि एक ही परिवार में पिता हिंदू होगा, ठीक है, पत्नी मुस्लिम होगी, या ऐसे ही, मतलब इसमें बताया जाता है कि अगर ये होगा तो ही ये दंगे खत्म हो पाएंगे। ब्राह्मणवाद का विरोध। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणी मानसिकता का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने आधुनिक शिक्षा संबंधी कूटनीति को उजागर किया, जिसमें उन्होंने बोला कि आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल बड़े वर्ग को, ऊंचे वर्ग को ही क्यों मिलता है, उसमें शूद्रों का कोई नामो निशान नहीं है। उनका कहना था कि गरीबों से कर जमा कराना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना तो गलत है,
ये तो जो शूद्र हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर इन्होंने स्त्री समानता के लिए जो बातें कही वो देखते हैं। ज्योतिबा फूले स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जितने अधिकार लड़के को मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, उतने ही अधिकार लड़कियों को भी मिले, ताकि पुरुषों की तरह वे भी मानवीय अधिकारों को समझ सकें। वे पुरुषों के लिए अलग नियम और महिलाओं के लिए अलग नियम को पक्षपात मानते थे। वे कहते थे कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं, इनके लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना करी। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक यानी कि विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। तो इन्होंने क्या करा कि भाई विवाह के अंदर से जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको ही हटा दिया और इन्होंने अपने ही कोई मंत्र तैयार कर दिए और वो इन्होंने फिर बताया सभी को। इस तरीके से ये सब चलता है। फिर उसके बाद आगे है, वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सब निकाल दिए जाए। यानी कि जो भी ऐसे मंत्र हैं जिसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री को गुलाम दिखाया जाता है, उनको हटा दिया जाए और उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जो वर और वधु आसानी से समझ सकें। यानी कि जो पंडित बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद है, ज्योतिबा फूले ने जिन मंगल अष्टकों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है, यानी कि जो पत्नी है वो अपने पति से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ऐसे ऐसे मंत्र उन्होंने अपने उसमें लिखे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर प्रकार का प्रयास किया जो वो कर सकते थे। अब क्या है, महात्मा की उपाधि इनको दी गई। ज्योतिबा फूले को उनके त्याग और समाज के उत्थान से जुड़े मतलब कल्याणकारी कार्यों के लिए 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई, किंतु वे आजीवन एक आम आदमी बनकर ही समाज सेवा करते रहे। महात्मा की उपाधि दिए जाने पर उन्होंने कहा था कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको रोकिए मत। उनका मानना था कि मठाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति आमजन की तरह संघर्ष नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने मुझे महात्मा बना दिया तो मैं कभी आम लोगों के लिए भला नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ लूंगा। फिर क्या है, सावित्री बाई जो कि इनकी पत्नी थी, फूले की कथनी और करनी एक ही थी, यानी कि जो वो बोलते थे उसको करके दिखाते थे। इसका सबसे जो बड़ा प्रमाण है उनके द्वारा पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उनकी मदद से सावित्री बाई ने ना सिर्फ एक मराठी भाषा सीखी बल्कि अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी सीखा। सावित्री बाई को बचपन से ही शिक्षा में इंटरेस्ट था, रुचि थी। एक बार की बात है, बालिका सावित्री शिखल गांव के हाट में कुछ खरीद कर खा रही थी, ठीक है, और यह देखकर एक लाट साहब यानी कि अंग्रेज ने उसे समझाया कि इस तरह रास्ते में खाते हुए घूमना अच्छा नहीं है। फिर उसने उसे ईसाई मिशन से जुड़ी एक पुस्तक दी ताकि वह घर जाकर उसे पढ़ सके अथवा पढ़ना ना आने पर उसके चित्र देख सके। सावित्री ने उस पुस्तक को संभाल कर रखा और 1840 में ज्योतिबा फूले के साथ प्रणय सूत्र में बंधने और उसके उपरांत उनके द्वारा शिक्षित किए जाने के पश्चात उन्होंने वह पुस्तक को पढ़ा जो उसको अंग्रेज ने दी थी। सामाजिक कार्य क्या है ये देखते हैं। अपनी पत्नी के सहयोग से फूले ने 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भीड़े के बाड़े में देश की पहली बालिका पाठशाला की स्थापना करी, जहां पे लड़कियों को पढ़ाया गया। तत्पश्चात उन दोनों ने मिलकर दलित बालिकाओं के लिए बारी बारी से कई पाठशालाएं खोली जो दलित कन्याएं थीं उनको पढ़ाने के लिए। परंपरा के विरुद्ध किए जा रहे इन कार्यों से जो समाज में विरोध हुआ उसके कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। पाठशाला जाने के क्रम में उनकी पत्नी को लोगों द्वारा गालियां मिलती, पत्थर भी खाने को मिलते, पर इन सबसे इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, इनका हौसला कम नहीं हुआ। 1890 तक दोनों ने एक मतलब प्राण बनकर, एक ही मतलब जान बनकर अपने अभियान को पूरा किया। ये यहाँ पे चल रहा है। फिर है, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने ना सिर्फ किसानों तथा अछूतों के घर घर जाकर बच्चियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया, बल्कि अनाथ बच्चों, विधवाओं और जितने भी मतलब जो शोषित वर्ग के लोग थे उनके लिए काम करा। फिर है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के द्वार खोले और सभी जातियों के लिए अपने घर का हौज भी खोल दिया कि कोई भी आके यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब इनका योगदान था समाज के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।